हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है, इसके हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का हमारा जो 9th लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम एक तो मोनोटोनिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी इंटीग्रेबिलिटी के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वो मोनोटोनिक फंक्शन होता है कि वो इंटीग्रेबल होगा, उसकी जो कंडीशंस हैं क्या है, कैसे, उसको हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम जो सेकंड डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल की, एज ए लिमिट ऑफ सम, जिसको हम रीमान सम कहते हैं। रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हम उसको इंटीग्रेबल कब कहते हैं? जब उसके लिए अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करें और लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। अगर वो इक्वल है तो हम फंक्शन को इंटीग्रेबल कहते हैं। तो एक डेफिनेशन हमने पहले की थी, एक आज हम करेंगे एज ए लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में, कि फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। तो उससे रिलेटेड ये हमारे पास थ्योरम होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मोनोटोनिक जो फंक्शन है उसके लिए जो इंटीग्रेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम है मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए, देखें थ्योरम में क्या कहते हैं? एवरी बाउंडेड फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन इज ए इंटीग्रेबल फंक्शन। जैसे हमने प्रूव किया था एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल जो है, हम उसको क्या प्रूव कर चुके हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी वे में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसको हम क्या प्रूव करेंगे? इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल होगा, वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। या आप उसको किस वे में कह सकते हो? एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल, ऑन दैट इंटरवल। तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल रिजल्ट है, देखिए क्या कहा गया है। अब फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मोनोटोनिकली फंक्शन है तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी होता है। तो वन बाय वन पहले हम नॉन डिक्रीजिंग कहें या इंक्रीजिंग फंक्शन हम कहें, तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पहले इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। फिर हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो हमने पहले क्या सपोज कर लिया? लेट f be a monotonically non decreasing bounded function on closed interval ab। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर हम f(1), f(2), f(3) फाइंड आउट करते हैं तो 1 2 3 इंक्रीजिंग वे में है, तो f(1), f(2), f(3) भी इंक्रीज होंगे। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे आप इस वे में अगर ग्राफ देखते हो तो ग्राफ इस सेंस में जाएगा, ग्राफ इस सेंस में जाएगा। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होती है भाई, अगर हम यही तो कहते हैं यहाँ x की वैल्यू अगर a है तो ये फंक्शन की वैल्यू है। यहाँ से जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? f ऑफ a, ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर ये पॉइंट b है तो इसको हम क्या कहते हैं? f ऑफ b। तो अगर a से बड़ा है b तो f ऑफ b जो होगा वो f ऑफ a से बड़ा होगा। तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मींस जैसे जैसे x इंक्रीज होगा फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसलिए यहां ये लिख दिया f of a is less than or equal to f of x is less than or equal to f of b for all x belongs to closed interval ab। मतलब अगर x यहां कहीं है, ये जो इंटरवल है यहां कहीं x है, तो अगर आपने f of x फाइंड आउट किया, अगर आपने f of x फाइंड आउट किया तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो f of x कहलाती है। ये वैल्यू f of x कहलाएगी। तो f of a is less than or equal to f of x is less than or equal to f of b, क्योंकि हमने तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लिया। अगर f of a और f of b इक्वल है तो भी वो इंक्रीजिंग वाला ही पार्ट होता है, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं f of a is less than or equal to f of x is less than or equal to f of b for all x belongs to closed interval ab। ये कहां से आया? क्योंकि हमने फंक्शन को क्या कहा है? मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का है, तो उसकी हेल्प से हम ये वाली बात कह सकते हैं। अब ये जो है बीच में यहाँ इक्वल का साइन भी देख रहे हो, इक्वल भी हो सकता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पार्ट भी हो सकता है। तो अगर ये इक्वल है, f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है, f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? जब f ऑफ x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती थी तो इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे? इफ f of a is equal to f of b then f is a constant function, और constant function continuous होता है, and every continuous function on closed interval is integrable। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा?
इंटीग्रेबल। लेकिन ये फंक्शन इंटीग्रेबल कब हुआ है? जब हमने ये कहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसीलिए अब हम क्या सपोज कर लेते हैं, हम क्या सपोज कर लेते हैं, एफ ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ बी। और इस केस में हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, या जनरली ये कह सकते हो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। और इसके लिए हम फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, इंटीग्रेबल। और फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए वही हम एक पार्टीशन चाहेंगे, और उस पार्टीशन के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, इंटीग्रेबल। तो इसके लिए देखें वही एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और p एक पार्टीशन ले रहे हैं। लेट p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नॉट x1 xr माइनस 1 xr xn इज इक्वल टू b be any partition of closed interval ab such that norm of p is less than, जैसे हम डेल्टा लेते थे ना, norm of p is less than डेल्टा। तो ये समझ लो जो डेल्टा है उस डेल्टा की वैल्यू हमने क्या ले ली, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। डेल्टा की वैल्यू क्या ले ली, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हम क्या कहते थे, पी ऐसी पार्टीशन है कि नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। वो डेल्टा की वैल्यू क्या यूज कर ली, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब क्वेश्चन वही राइज होता है कि हमें पता है लास्ट में हमारा जो पार्ट सॉल्व करेंगे ना, अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस, तो अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस में हमारे पास इनटू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिलेगा, और वही हमने डिनोमिनेटर में ले लिया ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। सिंपल, एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा ना कि क्या कर रहे हैं। तो जितने भी मेथड्स हमने किए हैं, जितने भी थ्योरम्स हमने किए हैं, सब में पैटर्न सेम चलता है। बस ये जो P यहां लेने की जो बात आती है, ये जो हम P ले रहे हैं, नॉर्म ऑफ P इज लेस देन, जो ये पार्ट ले रहे हैं, ये भी हम अपने आप याद रख पाएंगे। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो ये लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन आगे जब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, सभी थ्योरम्स को हम कर लेंगे वन बाय वन, तो हमें बिल्कुल इजी लगेगा। रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिक की है। लॉजिक के साथ अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले दिन से कह रहा हूं कि अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, पार्टीशन, डेल्टा, एप्सिलॉन, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनका मीनिंग एक बार क्लियर कर लो, कुछ नहीं है, अपने आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ P ऐसी पार्टीशन ली जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है कि नॉर्म ऑफ P इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ध्यान दें हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जनरली हम क्या कहते थे, स्मॉल एम आर जो है, स्मॉल एम आर, इसको हम क्या कहते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। ये जो इंटरवल है इसको बोलते हैं, ये जो हमारा इंटरवल था एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, इस इंटरवल में स्मॉल एम आर जो है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। और जो कैपिटल एम आर है ये क्या होती है, लिस्ट अपर बाउंड, फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड इस इंटरवल में, यानी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। और हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एक्स आर माइनस, मान लो ये पॉइंट है एक्स आर माइनस 1 और ये पॉइंट है एक्स आर, तो हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में जैसे जैसे आगे जाएंगे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड को या सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो वही कह दिया कि ये जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये जो हम कह रहे थे कैपिटल एम आर जो है, ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स आर, लास्ट वाला जो पॉइंट है इस सब इंटरवल का, लास्ट वाला जो पॉइंट है वहां फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू है। और अब हम अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले किया, सेम एज इट इज पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है, अपने आप कर सकते हो। अपर सम माइनस लोअर सम क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर माइनस डेल्टा एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल होती है, लेंथ, और वो क्या है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। एम आर डेल्टा आर होता है ना, डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल, सब इंटरवल, और लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस 1, या उसको आगे यहां इसने
डेल्टा आर लिख भी दिया, वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1। और ये जो वैल्यू है कैपिटल एम आर ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स आर के इक्वल। लास्ट स्लाइड में कहा है हमने, यहाँ कैपिटल एम आर क्या है? एफ ऑफ एक्स आर, और स्मॉल एम आर क्या है? एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। ये पुट कर सकते हैं, तो इसके प्लेस पर क्या पुट कर दिया? एफ ऑफ एक्स आर। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसके स्मॉल एम आर जो है इसके प्लेस पर क्या पुट कर दिया? एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। और ये क्या है? डेल्टा आर, लेंथ ऑफ इंटरवल, सब इंटरवल। और डेल्टा आर हमने क्या लिया? पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी जो ली है वो क्या लिए? लेस देन नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी हमने क्या लिया? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। डेल्टा आर तो सब इंटरवल की लेंथ है, लेकिन ये क्या होती है? नॉर्म। नॉर्म का मतलब क्या होता है कि जितनी भी डेल्टा आर की वैल्यूज है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू, तो जब सबसे बड़ी वैल्यू इससे छोटी है तो जो डेल्टा आर आपने कहा है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी ये जो पार्ट है यहां हम इस डेल्टा आर की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पुट कर सकते हैं। और ये क्या है? फ्री फ्रॉम आर। समीशन क्या है? आर इज इक्वल टू 1 टू एन। तो फ्री फ्रॉम आर है तो इसको हम समीशन के आउटसाइड ले सकते हैं। तो यहां क्या कह दिया? अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इनटू समेशन ये वाली वैल्यू, समेशन ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जनरली आप देख रहे हो जो समेशन वाला पार्ट है, ये जो समेशन वाला पार्ट है, अगर आप इसमें आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर प्लस आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। फिर आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू प्लस सो ऑन। आर की वैल्यू कहां तक पुट करनी है? एन तक। एन पुट करोगे तो प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 ये वैल्यू आएगी। और आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, एफ ऑफ एक्स टू कैंसिल, एफ ऑफ एक्स थ्री कैंसिल, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 अपने से पहले वाली जो वैल्यू होगी उससे कैंसिल हो जाएगा। केवल मेरे पास 2 टर्म्स रहेंगी, एक तो ये एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स एन जो पार्टीशन लेते थे उसमें एक्स एन को क्या कहते थे? बी। ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट को क्या कहते थे? ए। यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी ये जो समेशन वाला पार्ट है, ये जो समेशन वाला पार्ट है, ये समेशन की वैल्यू क्या आएगी? ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा? एप्सिलॉन। यानी अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन पी इज लेस देन एप्सिलॉन, और अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर पार्टीशन पी। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेबल। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा क्या होगा? इंटीग्रेबल फंक्शन। लेकिन ये रिजल्ट हमने किसके लिए प्रूव किया? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहें या डिक्रीजिंग फंक्शन कहें उसके लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे। सेम वे में होगा, बस स्लाइट चेंज है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन था, पहले छोटी वैल्यू आ रही थी फिर बड़ी वैल्यू आ रही थी, हमने यहाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख दिया था। वहां हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो पहले बड़ी वैल्यू होगी फिर छोटी वैल्यू होगी, वहां हम एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिख देंगे। बस सेम प्रूफ रहेगा हमारा, स्लाइट चेंज के साथ, मीनिंग वही रहेगा। अगेन इफ एफ इज मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन, वहां हमने क्या लिखा था? नॉन डिक्रीजिंग था तो हमने लिखा था एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू। यहां उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ऐसे चलेगा, अगर आप ए पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी और बी पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी होगी। मतलब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ये कह दिया एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सिंपल। फिर वही, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है
तो कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस मतलब इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। और अब सेम पैटर्न पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, पी बी ए पार्टीशन of closed interval AB such that कि norm of P is less than epsilon upon, वहां हमने लिखा था f of B minus f of A, क्योंकि f of B बड़ा था वहां, यहां हमारा f of A ग्रेटर है f of B से, तो यहां हमने क्या लिख दिया f of A minus f, norm of P is less than epsilon upon f of A minus f of B, बस ये चेंज है। और वो जो हमारा स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो सम था वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो वही फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो आपका आर एक्स इंटरवल था एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ये जो इंटरवल था, इस इंटरवल में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी कैपिटल एम आर, ये लिस्ट अपर बाउंड, कैपिटल एम आर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो अब वो पहले वाले पॉइंट पर आ जाएगी, यानी एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 कैपिटल एम आर हो जाएगा। जैसे जैसे आगे जाते वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो ये स्मॉल एम आर था यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस इंटरवल में, तो वो कहां आएगी, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, एक्स आर, यानी एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल एम आर। बस ये चेंज है, आगे वाला पार्ट सेम। तो वही नाउ अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इनटू डेल्टा आर। कैपिटल एम आर के प्लेस पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, वहां आया था एफ ऑफ एक्स आर, यहां क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, माइनस साइन का चेंज आ जाएगा, वो माइनस साइन का चेंज हमने वहां भी उसी सेंस में लिया है। तो एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आर इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। डेल्टा आर क्या है, सब इंटरवल की लेंथ, लेकिन नॉर्म ऑफ बी क्या होती है, जितनी भी सब इंटरवल की लेंथ है उनकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब डेल्टा आर भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसको इससे रिप्लेस करेंगे, तो लेस देन फ्री फ्रॉम आर है तो हमने इसको समेशन से आउटसाइड ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये समेशन में क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आर, वही आर की वैल्यू 1 2 3 4 एन पुट करेंगे जैसे पहले की थी, माइनस साइन के डिफरेंस के साथ, जैसे वहां मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बचा था, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन, यानी अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन मतलब फंक्शन इज इंटीग्रेबल, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो मोनोटोनिक फंक्शन अगर है तो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल। तो ये हमारा रिजल्ट था जिसको हमने प्रूव किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अब जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज के साथ, लेकिन ये भी जो स्लाइड चेंज होता है बड़ा गजब का चेंज होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, रट के कर देते हैं क्वेश्चंस को, आगे के क्वेश्चन सभी बच्चे कर देंगे, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो नहीं समझने की कोशिश करते। अगर मीनिंग क्लियर है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सब कुछ ओके है, तो इसलिए बेस पे ध्यान दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो दो लाइनें यहाँ है, चार लाइनें आगे रिमान सम के बाद रिमान लिमिट एज सम के फॉर्म में होंगे, उन चार लाइनों को कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। प्लीज इन लाइनों को भी रीड करें, इन लाइन्स में क्या कहा गया है, अगर इन लाइन्स का मीनिंग अगर हमें क्लियर हो जाता है तो पता होता है क्या कर रहे हैं हम। वो रटा रटाया काम कर देते हो वो बात अलग है, लेकिन मीनिंग समझ के करोगे तो मजा आएगा और आगे तक याद रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहां से आया है उसके बारे में थोड़ी सी बात चल रही है। देखिए क्या कहें, सो फार वी हैव डिस्कस्ड, जो तक आपने डिस्कस किया है रीमान इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स बाय मींस ऑफ, कैसे करते थे हम, अपर सम और लोअर सम की फॉर्म में। जो हम रीमान इंटीग्रल हमने डिफाइन किया वो अपर सम और लोअर सम, दैट इज यूएफपी और एलएफपी। और यूएफपी और एलएफपी जो है इनमें हमारे पास क्या आता था, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, यानी फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। उसके बारे में अच्छी लाइन कही गई है, द नंबर्स कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर विच अपीयर्स इन यूएफपी एंड एलएफपी। जो अपर सम और लोअर सम लिखते हैं उसमें आप ये अपर सम में समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, जो एम आर कैपिटल एम आर आ गया डेल्टा आर आ गया, वो अपीयर होता है उनमें रिस्पेक्टिवली, आर नॉट नेसेसरीली द वैल्यूज ऑफ एफ।
मीनिंग ही नहीं समझ में आता इसका क्या है कि ये जो है ये फंक्शन की वैल्यू जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है लिस्ट अपर बाउंड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी सेट है, कोई भी फंक्शन है हमारा, उसकी जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो जरूरी नहीं है कि वो उस सेट में बिलोंग करे। सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो वो वाली बात लिखी हुई है कि जो ये कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शंस की वैल्यू हो। मतलब जो मीनिंग वहां से आया कि लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होती है वो जरूरी नहीं होता कि वो सेट में बिलोंग करे। तो वही बात कर रहे हैं कि नॉट नेसेसरीली द वैल्यूज ऑफ एफ, बिकॉज लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट मे नॉट बी अटेन्ड, कि उस सेट के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये जो फंक्शन की जो वैल्यूज हम कहते हैं, जरूरी नहीं होता कि ये फंक्शन की वैल्यू हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आ जाती हैं कई बार, इंटरवल के आउटसाइड भी जो वैल्यूज होती हैं वो, जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है उससे हम कह रहे हैं। सो वी शैल नाउ शो दैट कि जो ये इंटीग्रल होता है a to b of dx कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सम। हम इसको लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सम इन विच कैपिटल एम आर एंड डेल्टा, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ एफ। मतलब जो हम कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है ना, इसके प्लेस पर आगे जो हम बात करेंगे कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर के लिए ये जो इंटरवल होता था एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, इस इंटरवल में हम फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड कहते थे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन वैल्यूज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को एफ ऑफ एक्साई आर हम कह देते हैं। और एक्साई आर जो है वो इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट हो सकता है वो लिस्ट अपर बाउंड हो जाए एफ ऑफ एक्साई आर, हो सकता है एफ ऑफ एक्साई आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए, और जरूरी नहीं है कि हो। हम ये जो कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है इनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं बाय द वैल्यूज ऑफ एफ। वैल्यूज ऑफ एफ का मतलब हमने एक नहीं इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ले ली, क्योंकि एक्साई आर इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो एक्साई आर इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसका मतलब कितनी एक्साई आर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। तो हम कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर को एफ ऑफ एक्साई आर से रिप्लेस करके रिजल्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट रिजल्ट मतलब इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी तक हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड पुट करके सॉल्व करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है इनको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बाय द वैल्यूज ऑफ एफ। और वैल्यूज ऑफ एफ क्या होगी, वो एफ ऑफ एक्साई आर। और उस एक्साई आर के बारे में क्या कहते हैं, एक्साई आर जो है वो क्लोज्ड इंटरवल जो है आर एक्स सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, उसका कोई भी एनी पॉइंट हो सकता है। इस बात पे बच्चे ध्यान नहीं देते, बस रटा रटाया काम करते हैं। श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इस पॉइंट पे ध्यान दें ताकि मीनिंग पता हो कि कर क्या रहे हैं, अदरवाइज पता ही नहीं होता कि कर क्या रहे हैं। तो जो रिमान सम है, देखिए क्या कह रहे हैं रिमान सम में, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, सपोज वही पी पार्टीशन जैसे पहले लिख रहे हैं रटी रटाई, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट एक्साई आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ये डेल्टा आर इजिकल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ आई आर इजिकल टू होना चाहिए, आर एक्स सब इंटरवल आई आर, जो आर एक्स सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, क्योंकि डेल्टा आर तो इस इंटरवल की, इस सब इंटरवल की लेंथ होती है, क्योंकि डेल्टा आर इजिकल टू क्या होता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, ये तो इसके इक्वल होता है। ये डेल्टा आर नहीं कह सकते आप, ये आर एक्स सब इंटरवल आई आर, जो आर एक्स सब इंटरवल है उसमें इस सब इंटरवल का एक्साई आर कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब अगर ये मेरे पास एक्स आर माइनस वन है और ये एक्स आर है, तो जो एक्साई आर है एक्साई आर वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इस सब इंटरवल में जितने भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, बड़ा अच्छा पार्ट बन जाता है। एक्साई आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आर एक्स सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। और तो ये जो सम है, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर, ये जो सम है इस सम को हम क्या कहते हैं, रिमान सम। देखो जब अपर सम होता है, अपर सम तो यहाँ कैपिटल एम आर आ जाता है, अपर सम यूएफपी क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। और जो लोअर सम होता है वो क्या होता है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो वो जो कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्साई आर से, वैल्यूज ऑफ एफ से। एम आर जो था कैपिटल एम आर हो या स्मॉल एम आर हो, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वैल्यूज ऑफ एफ से। मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम सोचते हैं एक ही वैल्यू है, सॉल्व करते हैं भी एक्साई आर एक वैल्यू, लेकिन एक नहीं है,
इस RF सब इंटरवल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो ये सम बनता है समेशन f of xi r डेल्टा r, इस सम को हम क्या कहते हैं, रीमान सम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p, जो पार्टीशन p है उसके अकॉर्डिंग। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एस एफ पी। जैसे यूएफपी एलएफपी था, वैसे ये क्या हो जाएगा, एसएफपी, रीमान सम। वहां अपर सम लोअर सम बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं, रीमान सम। तो ये रीमान सम हो जाएगा। देखिए क्या करें आगे, एक्साईआर इज आर्बिट्रेरी। एक्साईआर क्या है, आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रीमान सम फॉर ए पार्टीशन P विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। अगर हम रीमान सम फाइंड आउट करते हैं, भी मैंने ये वैल्यू पुट कर दी xr-1, तो एक रीमान सम आ जाएगा। इससे अगला पॉइंट पुट कर दिया तो दूसरा रीमान सम आ जाएगा। इससे आगे कोई पॉइंट पुट कर दिया तो तीसरा रीमान सम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में, इस सब इंटरवल में कोई भी पॉइंट पुट कर दूं, मेरे पास रीमान सम आ जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी रीमान सम, इनफाइन। लेकिन डोंट वरी, हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं। तो इंटरवल इतने रीमान सम कौन फाइंड आउट करेगा, हमें तो वही एक फाइंड आउट करना। इसलिए तो कह रहा हूं, बच्चे सोचते हैं एक ही है एक्साईआर, एक नहीं है। इस सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट करके रीमान सम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे सोचते हैं एक ही है। एक नहीं, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू XIR belongs to closed interval xr-1 to xr. So second definition of integrability, second definition of integrability पहले आपने पढ़ी हुई है एक डेफिनेशन कि फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब अपर सम, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल। तो हम फंक्शन को क्या कहते थे, इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। लेकिन अब जो है वो हम इंटीग्रल को इन फॉर्म ऑफ रीमान सम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। फर्स्ट कर चुके हैं, ये सेकंड है। क्या करें, ए फंक्शन f is said to be integrable on closed interval ab if there exists a number I, if there exists a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0। ये जो डेल्टा होता है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। such that for every partition, एक पार्टीशन के लिए क्या करें, फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट विद नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल्टा। लेकिन वो जो P होगा उसकी नॉर्म क्या होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा। एंड फॉर ऑल, ध्यान रखना, हम सोचते हैं एक ही XIR है, XIR के साथ हमेशा ऑल या एनी वर्ड आता है। फॉर ऑल XIR बिलोंग्स टू xr-1 2, ये है फॉर ऑल XIR बिलोंग्स टू xr-1 टू xr का ये जो RF सब इंटरवल है इसका कोई पॉइंट है। तो उसके लिए हमने ये वाली बात कह दी कि मॉड ऑफ रीमान सम समेशन f XIR डेल्टा माइनस i इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो फंक्शन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेबल। और बाद में जो ये i देख रहे हैं ना, ये i इज नथिंग बट, हम ये कहते हैं i की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f dx। फंक्शन को इंटीग्रेबल कहते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यू होती है, इंटीग्रेबल की जो वैल्यू होती है वो i की इक्वल होती है, वेयर i इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f dx। तो ये इंटीग्रल होता है। ये क्या है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। दस ए फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab फॉर, ये जो सम है समेशन f XIR डेल्टा, इस पर हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 मतलब मैक्सिमम लेंथ 0 को टेंड करती है। इसका मतलब जो ये हम इस इंटरवल के a टू b इंटरवल के जो पार्टीशन बनाते थे, जो ये पार्टीशन बनाते थे, इस पार्टीशन में तो ये लेंथ ज्यादा लग रही है ना, मतलब n x0 x1 x2 xn जो कहते थे, x0 x1 x2 xn, तो वो तो लेते थे n पॉइंट। इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब इसमें जो पार्टीशन में पॉइंट्स हैं, p जो पार्टीशन में पॉइंट है वो इनफाइनाइट में नहीं होंगे, कि जो नॉर्म है सब इंटरवल की जो लेंथ है वो जितनी कम से कम चाहे, टेंडिंग टू 0, 0 को अप्रोच करें, मतलब हाउएवर स्मॉल इट मे बी। तो मतलब पार्टीशन में इतने पॉइंट ले लें कि जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन होगी वो टेंडिंग टू 0 हो। तो मतलब ये कहें या ये कहें, मतलब नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 समेशन दिस एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर की चॉइस पर डिपेंड नहीं करता, पॉइंट XIR बिलोंग्स टू IR, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड, जो ये वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f, या इंटीग्रल की वैल्यू, जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो। यानी हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f x dx, यहां लिखो या यहां लिख लो, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f dx।
इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर। इंटीग्रल की वैल्यू अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ डेल्टा आर, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन की जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है उसके इक्वल होता है। सेकंड जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहो या ये डेफिनेशन कहो, जिसको लिमिट का मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, एप्सिलॉन डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको ये पता है कि ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन का जो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। इसी को ये कहा गया है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा। यही जो बात है इसी को दोबारा से यहां लिख दिया। यहां नॉर्म ऑफ पी की फॉर्म में कहा था, यहां क्या कह दिया, पी वहां नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो था, यहां क्या कह दिया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो। पार्टीशंस की लेंथ की जो नॉर्म है, मैक्सिमम सब इंटरवल की लेंथ टेंड्स टू जीरो, वो कब होगी, जब नंबर ऑफ इंटरवल्स इनफाइनाइट हो, यानी एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो। तो लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो को क्या लिखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर डेल्टा आर। मतलब नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो कब होती है, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो उसी बात को लिखा गया है और इससे रिलेटेड यही बात कही गई है। देखें नोट में क्या करें, वी हैव टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, हमने टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी पढ़ी है ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन। वी शैल नाउ प्रूव टू थ्योरम्स which will establish the equivalence of both the definition। दो थ्योरम हम प्रूव करेंगे, एक आज प्रूव करेंगे, एक हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। कि टू थ्योरम्स है जो ये प्रूव करती हैं कि हम जो ये रिमान सम की फॉर्म से इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, या जो हमने पहले इंटीग्रल कहा था कि अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल अगर है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, दोनों का मीनिंग सेम है। एक प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रूव हो जाता है, दूसरा प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली पहले वाला प्रूव हो जाता है। तो उसके बारे में इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं कि जो दोनों डेफिनेशन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए क्या कहा गया इसमें, वेरी इजी थ्योरम है। अगर हमें हमारा बेस क्लियर है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसका मीनिंग, थ्योरम्स याद हो ना हो लेकिन मीनिंग अगर हमें याद होगा तो हम उस थ्योरम को रटना नहीं पड़ता। मैथ से ये रटने से कभी काम नहीं चलता। मैथ्स को समझें, जितना ज्यादा समझेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अगर हमें समझ में आया हुआ सारा मीनिंग क्लियर है तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आप इजीली कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, बस पूरा रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं होती। क्या करें, लेट एफ बी ए बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है, देन टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा such that for every partition P with norm of P is less than delta, with norm of P is less than delta, तो हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे कि समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर या इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, इन दोनों का डिफरेंस हाउएवर स्मॉल इट में बी, हाउएवर स्मॉल इट में बी मतलब इस पर जब मैं लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, इस पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों डेफिनेशन सेम हो जाएगी। तो वही प्रूव करना रिगार्डलेस। ये जो लाइन होती है ना हम ये पढ़ते ना इसका मीनिंग समझते, कोई खास बात नहीं है। लिखा जाता है कि रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ एक्स आई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर वाला जो पार्ट है उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स आई आर ले लेते हैं, और एक्स आई आर जो होती है वो इस आर एक्स सब इंटरवल का एनी पॉइंट हो सकती है। कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता, वो सोचता है एक्स आई आर एक पॉइंट है। एक्स आई आर उस आर एक्स सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे। फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो वेरी इजी रिजल्ट, वही फंक्शन बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है। और फंक्शन अगर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है तो हमें पता है, पहली जो डेफिनेशन हमने की थी, लोअर इंटीग्रल, यहां लोअर में लोअर का साइन, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, और इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल। ये रिजल्ट होता है हमारा जो हमने प्रूव किया है। और इस रिजल्ट के बाद हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी डार्बॉक्स थ्योरम। उस डार्बॉक्स थ्योरम की हेल्प हम इसमें लेंगे, उस रिजल्ट को यूज करेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखें आप, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन बाय डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स थ्योरम पता होनी चाहिए आपको, क्या है डार्बॉक्स थ्योरम, क्या कहती है, there exists a positive number delta such that for every partition P with norm of P is less than delta we have,
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डार्बोक्स थ्योरम ने क्या कहा था, फॉर एवरी पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है। इसी वे में इसको भी सेटिस्फाई करती है कि अपर सम मतलब वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी उनके लिए जो अपर सम होगा वो लेस देन होगा अपर इंटेग्रल है, ये अपर इंटेग्रल इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। और अपर इंटेग्रल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इंटेग्रल से, क्योंकि फंक्शन को इंटीग्रेबल लेकर चल रहे हैं। लास्ट रिजल्ट में हमने ये कहा अपर इंटेग्रल भी इंटेग्रल के इक्वल है, लोअर इंटेग्रल भी इंटेग्रल के इक्वल है, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इसकी हेल्प से हमने क्या कह दिया कि ये जो अपर इंटेग्रल था, ये जो अपर इंटेग्रल था, इस अपर इंटेग्रल को हमने क्या लिख दिया, इंटेग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसी वे में जो लोअर सम के लिए रिजल्ट था, डार्बोक्स थ्योरम में प्रूव किया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसी थ्योरम का नंबर आता है इंपॉर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी देखो डार्बोक्स थ्योरम का यूज है। लोअर सम जो है फॉर पार्टीशन बी इज ग्रेटर देन, अपर सम लेस होता है, लोअर सम ग्रेटर होता है लोअर इंटेग्रल, ये लोअर इंटेग्रल का साइन है, लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन। और लोअर इंटेग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। और ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो वही पी पार्टीशन है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, लेकिन इस पी की पूरी पार्टीशन की नॉर्म क्या है, लेस देन डेल्टा, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। और एक्साई आर जो होता है, एक्साई आर वो हम आर एफ सब इंटरवल का एनी पॉइंट लेते हैं, एक्साई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, आर एफ सब इंटरवल का। और वही रटी रटाई बातें, मीनिंग क्लियर होना चाहिए रटी रटाई के साथ, ऑटोमेटिकली रटी रटाई जाएंगे, रटेंगे मैथ्स को तो फेल हो जाओगे। मैथ्स रटना नहीं है, समझना है। स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने लेक्चर है हर लेक्चर में कम से कम 5 या 7 या 10 बार ये कहा है कि स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है आर एच सब इंटरवल में, कैपिटल एम आर लिस्ट अपर बाउंड है आर एच सब इंटरवल में, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को पता ही नहीं होता क्या होता है। स्मॉल एम आर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन आर एच सब इंटरवल, कैपिटल एम आर क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन आर एच सब इंटरवल। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है भाई एफ ऑफ एक्साई आर जो है ये एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर का इंटरवल है। एक्साई आर इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये एफ ऑफ एक्साई आर की वैल्यू होगी, ये एफ ऑफ एक्साई आर है। और एक है स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर क्या है, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल में, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं आर एफ सब इंटरवल की, इस आर एफ सब इंटरवल में ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होती है एफ एक्साई आर। इस इंटरवल में एक्साई आर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जब ये सबसे छोटी वैल्यू है तो ये इससे छोटा होगा। और कैपिटल एम आर जो होता है, कैपिटल एम आर वो इस आर एफ सब इंटरवल में फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड होती है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, ये फंक्शन की कोई वैल्यू है इस इंटरवल में, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो क्या हो सकता है, ये लेस देन और इक्वल टू दिस। तो यही हमने लिखा है स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर फॉर ऑल आर इज इक्वल टू 1 टू n। अब डेल्टा आर पॉजिटिव नंबर है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी डेल्टा आर ले लो भाई, इसमें डेल्टा आर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहां भी समेशन ले लो, यहां भी समेशन ले लो, यहां भी समेशन ले लो, यही ले लिया। समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। ये क्या होता है, अपर सम यूएफपी समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, और ये क्या होता है एलएफपी, यानी एलएफपी इज लेस देन और इक्वल टू रिमान सम इज लेस देन और इक्वल टू यूएफपी। हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो रिमान सम है, रिमान सम जो है वो लोअर सम और अपर सम के बिटवीन आ गया कहीं ना कहीं, वेयर डेल्टा आर जो है वो क्या होती है आर एफ सब इंटरवल की लेंथ, आर एफ सब इंटरवल की लेंथ, डेल्टा आर इजिकल टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। सो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, देखें ये जो है यहां से देखो, ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, ये 3 है, ये एलएफपी है, ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट क्या है, इसको पूरे को रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो लाइन है इसको मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूं, ये मैंने क्या प्रूव किया था, LFP is less than or equal to summation f xi r delta r is less than or equal to
यू एफ पी। ये इक्वेशन थर्ड है मेरी, ये इक्वेशन थर्ड है, ये 2 है। देखो ये वाली वैल्यू, इससे स्टार्ट करते हैं, ये वाली वैल्यू लेस देन ये लोअर सम, यानी दिस इंटीग्रल इज लेस देन, यानी यहां मैं इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन लिखूं तो ये लेस देन हो जाएगा, ये वाली वैल्यू लेस देन एल एफ पी, एल एफ पी लेस देन समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम, और अपर सम क्या है, लेस देन दिस वैल्यू, लेस देन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो लाइन है, ये जो सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइंड करके ये लिख सकते हैं, यही लिखा है हमने, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लिख दी हमने, और ये किसके लिए, फॉर ए पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। अब ये जो है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, यहां भी है, इसमें भी है, इनको भूल जाओ, बीच में से टर्म्स हटा सकते हैं ना। अब हम केवल ये टर्म और ये टर्म ले रहे हैं। अब इन दोनों में तो है ये, लेकिन इसमें नहीं है। हम इस पूरी इनइक्वालिटी में से सब में से -3 कर सकते हैं, सब में से -5 कर सकते हैं, सब में से -10 कर सकते हैं। अब इन सब में से हम माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स करते हैं, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहां से सेम है, तो यहां क्या रह जाएगा, माइनस एप्सिलॉन। ये वाला जो पार्ट है इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, और इसमें से ये वाला पार्ट जब माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन। यानी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन दिस, इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर आप इस वैल्यू को रीड करें कि ये x है, अगर ये वैल्यू x है, तो आपको पता है कि अगर मोड x लेस देन एप्सिलॉन कहते हो आप, मोड x लेस देन एप्सिलॉन, या a मान लें इसको, ये अगर a है, तो अगर आप ये कहते हो मोड a इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या होता है, a की जो वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। यानी अगर a की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है, तो मोड ऑफ a को क्या कह सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। मोड ऑफ a को क्या कह सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी हेल्प से हमने इसको लिख दिया, और पार्टीशन P के लिए हम यही प्रूव करना चाहते थे कि रीमान सम माइनस जो इंटीग्रल का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट में बी, और इसके लिए देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, और सच दैट कि ये जो पार्टीशन P आएगी हमारी, जिसमें से XIR हम पॉइंट ले रहे हैं, उस पार्टीशन P की नॉर्म लेस देन डेल्टा, और रिगार्डलेस टू द चॉइस ऑफ XIR, भूल जाते हैं इस वर्ड को, लिख देते हैं XIR बिलोंग्स टू XR -1 to XR, रिगार्डलेस वर्ड याद नहीं रहे तो फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी वैल्यू, या आर्बिट्रेरीली वैल्यू, या रिगार्डलेस ऑफ XIR बिलोंग्स टू XR -1 to XR। इस RX सब इंटरवल का XIR कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके लिए ये रिजल्ट करते हैं, एंड फॉर विद पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल्टा, और यही हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते थे। वेरी इजी रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट रिजल्ट हम करेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और उसके साथ साथ हम ये जो हमने रीमान सम पढ़ा है, सेकंड जो डेफिनेशन की है रीमान इंटीग्रल की, इसकी से बेस्ड कुछ एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए ही इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार कहना पड़ता है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स करेंगे तो पता भी चलेगा हमें भी कि हाँ बच्चे सीरियसली देख रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।